भारतीय साक्ष्य अधिनियम, राइट। कहाँ तक किया था हमने लास्ट क्लास में? आई थिंक स्वीकृति चल रही थी एंड स्वीकृति में हमने 22 किया हुआ है। एक बार देख लेते हैं। हाँ, 22 किया है, जिसमें 22 इंडियन एविडेंस एक्ट का 24 एंड 28 को इंक्लूड करके एक जगह पे कर दिया गया है। ठीक है, ओके। 23 से करना है एंड ठीक, चलो। पुलिस अधिकारी से की गई स्वीकृति के बारे में बात कर रहा है सेक्शन 23। ओके, पुलिस ऑफिसर से की गई स्वीकृति। ना, पुलिस ऑफिसर से की गई स्वीकृति से पहले एक चीज हम यहाँ बताना चाहेंगे जो अभी तक मैंने नहीं बताई है। ठीक है, स्वीकृति और संस्वीकृति में अंतर, ताकि तुम लोग को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, देखो अभी तक जितना पढ़ा हमने इंडियन एविडेंस में सिर्फ इसी को परिभाषित किया गया है, इसको परिभाषित नहीं किया गया है। इसको इंग्लिश में बोल लो कॉन्फेशन, कन्फेशन। ठीक है, और इसको बोल लो एडमिशन। ठीक है, ओके। अब देखो, कॉन्फेशन या संस्वीकृति कौन करता है? जब इंसान अपनी स्वयं की गलती को स्वीकार करता है, अपने गिल्ट को स्वीकार करता है, अपने स्वयं के अपराध को स्वीकार करता है, तो उसको संस्वीकृति बोलेंगे। ठीक है, और जब इंसान किसी और के कार्य के बारे में कुछ कहता है, कुछ स्वीकार करता है, या अपने कार्य के बारे में कुछ स्वीकार करता है, तो उसको स्वीकृति बोलेंगे। अब किसी ने हत्या की है, उसको स्वीकार रहा है। ठीक है, स्वयं से स्वीकार रहा है। ठीक है, कन्फेशन कर रहा है या किसी, ठीक है, उसको बोलेंगे संस्वीकृति। किसी व्यक्ति ने अपने कुछ होते हुए देखा, ठीक है, मान लो एक्स ने वाई को जी का मर्डर करते हुए देखा था। ठीक है, तो वो इस बात को बता रहा है कि मैंने वाई को जी का मर्डर करते हुए देखा था, या यक्स बता रहा है कि हाँ मैंने वाई को हथियार दिया था, बस मुझे नहीं पता था कि वो जी का मर्डर करेगा, जो भी। ठीक है, तो चूंकि ये अपराध से संबंधित है, इसलिए तुम इसको समझ लो कि जो स्वीकृति होती है, जो स्वीकृति होती है, वो सिविल और आपराधिक दोनों से संबंधित हो सकती है। ठीक है, जब सिविल कार्य में कोई अपनी बात को मान रहा है, अपनी गलती या किसी और की बात के बारे में कुछ कॉन्फेस कर रहा है, एडमिशन कर रहा है, या आपराधिक बारे में, लेकिन संस्वीकृति सिर्फ आपराधिक बात में होगी। ठीक है, सिविल बात में क्या होता है, अगर कोई अपनी बात से मुड़ गया या उसने इस बात पे स्वीकृति दी है कि उसका साक्षी के रूप में यूज नहीं होगा, जो कि हमने पढ़ा था अभी जस्ट इसकी पिछली वाली क्लास में, सेक्शन 21 में। ठीक है, सेक्शन 21 में अगर शर्त पे दिया है कि उसका साक्ष्य के रूप में यूज नहीं होगा, तो उसका साक्ष्य के रूप में यूज नहीं हो सकता। बट अगर संस्वीकृति है तो किसी भी तरीके से दी गई है, उसका साक्ष्य के रूप में यूज हो सकता है, सिवाय धमकी इत्यादि के अलावा। ठीक है, ओके। अब अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं। धमकी इत्यादि पुलिस के सामने के अलावा, सेक्शन 23।
तो पहले एक सेक्शन था, सेक्शन 25, 26 एंड आई थिंक 27 भी था। सेक्शन 25, 26, 27, ठीक है। इंडियन एविडेंस एक्ट का 25, 26 एंड 27, उसको मिलाकर ये एक सेक्शन अकेले बना है, सेक्शन 23 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये आज हम देखेंगे कि क्या किसी पुलिस ऑफिसर के सामने की गई स्वीकृति उसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में यूज हो सकती है। तो सबसे पहले जो 23(1) है, किसी पुलिस अधिकारी से की गई कोई भी संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी। देखो, संस्वीकृति आ गया, कन्फेशन आ गया, ठीक। जबकि परिभाषित सिर्फ स्वीकृति को किया गया है, ठीक है। ओके, तो किसी पुलिस ऑफिसर के सामने किसी अभियुक्त ने कुछ अगर स्वीकार कर लिया है, पुलिस ऑफिसर के समक्ष कुछ स्वीकार कर लिया है, किसी चीज की संस्वीकृति कर ली, कॉन्फेशन, ठीक है। जस्ट 2 मिनट पहले मैंने बताया कि संस्वीकृति क्रिमिनल मामलों में होती है, तो कतई ग्राह्य नहीं होगी, कतई ग्राह्य नहीं होगी। इसका कारण ये है, सेक्शन 24, 28 को मिलाकर सेक्शन 20 बना था, जो हमने देखा था, ठीक है। कहाँ देखा था अभी बता रहे हैं। आई थिंक सेक्शन 22 में था, ठीक है, 22 में था। चीनी वाली चीटियां भी मीठा मीठा महकती हैं। 22 है ना, ये 24, 28 को मिलाकर बना था, जो कहता था कि अगर किसी को धमकी, उत्पीड़न, प्रपीड़न या वचन कराकर संस्वीकृति कराई गई है, कन्फेशन कराया गया है, तो वह संस्वीकृति मान्य नहीं होगी। इसी प्रकार अगर पुलिस के समक्ष कोई संस्वीकृति कराई गई है, चाहे पुलिस ने कुछ ना कहा हो, चाहे पुलिस वाला बहुत अच्छे से प्यार से आपको रख रहा हो और आपने खुश होकर कहा बस मैं अपने अपराध को स्वीकृत करता हूँ, ऐसी संस्वीकृति सबूत के तौर पर ग्राह्य नहीं होगी, क्योंकि ये माना जाता है कि पुलिस का प्रभाव हमेशा रहता है, ठीक है। सेक्शन 25 आई थिंक था इंडियन एविडेंस एक्ट का। देखो, इसको याद नहीं करना है, ये पुराना वाला सेक्शन नहीं याद करना है। हाँ, तुम लोग के एलएलबी के सेमेस्टर सिलेबस में है, लेकिन याद नहीं करना, तो इसको इरेज करते रहे, ठीक। इसको बोलेंगे भी नहीं, नहीं तो कंफ्यूजन होगी। चलो अब देखो दूसरा लाइन, कोई भी संस्वीकृति जो किसी व्यक्ति ने उस समय की हो जब वो पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में है, उसके विरुद्ध तब तक साबित नहीं की जाएगी जब तक वह मजिस्ट्रेट के साक्षात उपस्थिति में न की गई हो। चलो, अगर कोई व्यक्ति, दूसरा बोल रहा है, ठीक है, कि कोई व्यक्ति है और वो तब संस्वीकृति करता है या स्वीकृति करता है जब वो पुलिस अभिरक्षा में है, ठीक है, पुलिस अभिरक्षा में। देखो श्वेता, तुम थोड़ा सा ना इसको फोन को वैसे कर लो, तिरछा कर लोगी ना तो तुमको दोनों साइड का दिखेगा, शॉर्ट करके देखोगी तो नहीं दिखेगा, ठीक है। और मैंने अगल बगल इसलिए लगा के रखा है ताकि पेज चेंज करने में टाइम नहीं लगे। तिरछा कर लो फोन तो दोनों दिखेगा पेज। कोई व्यक्ति संस्वीकृति करता है पुलिस अभिरक्षा में, पुलिस अभिरक्षा मतलब कैसे, जरूरी नहीं जेल में ही हो, उसके साथ पुलिस है, ठीक है, बस इतना समझ लो। तो वो संस्वीकृति करता है तो संस्वीकृति ग्राह्य नहीं होगी। लेकिन अगर संस्वीकृति करते समय साक्षात भगवान, भगवान का मतलब यहाँ पर है मजिस्ट्रेट से, जज साहब से, ठीक है, किसी मजिस्ट्रेट के साक्षात उपस्थिति में, थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं, ठीक है, मजिस्ट्रेट साहब की साक्षात उपस्थिति में की गई है तो क्या होगा, ऐसी संस्वीकृति ग्राह्य हो। तीसरा कह रहा है परंतु जब
परंतु जब किसी तथ्य के बारे में यह साक्ष्य दिया जाता है कि वह किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से जो पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में है प्राप्त जानकारी परिणाम स्वरूप उसका पता चला है, तब ऐसी जानकारी में उतनी, चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं, जिससे जितनी पता चले तथ्य से स्पष्टता संबंधित साबित की जा सकेंगी। थर्ड बोल रहा है, थर्ड कह रहा है मान लो कि कोई व्यक्ति है और पुलिस अभिरक्षा में उसने कोई बात कही, कोई जानकारी पुलिस को दी, ठीक है। कोई व्यक्ति है, पुलिस अभिरक्षा में है, ठीक है, उसने किसी ऐसे तथ्य के बारे में भी साक्ष्य दिया, ठीक है, जिससे प्राप्त जानकारी के परिणाम स्वरूप किसी तथ्य का पता चला है, ठीक है, और वह व्यक्ति किस चीज का, किसी अपराध का दोषी था, अभियुक्त था, ठीक है। तो उस तथ्य की स्पष्टता संबंधी साक्ष्य के रूप में, साक्ष्य के लिए उस तथ्य को साबित किया जा सकेगा। अब देखो क्या बोल रहा है, 3 बार बोल दिया, खिचड़ी हो जाता है उसी में, ठीक है। वो अभियुक्त व्यक्ति, अभियुक्त यहाँ लिख दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है उस किसी अपराध का दोषी है, उस अपराध के संबंध में कुछ बात बोलता है, चाहे वो संस्वीकृति नहीं है, मान लो संस्वीकृति नहीं है, क्योंकि संस्वीकृति होती तो वैसे भी ग्राह्य तो होती नहीं है ना, कोई बात बोलता है बट संस्वीकृति चाहे है और चाहे नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो ग्राह्य नहीं होगी, ठीक है। उस संस्वीकृति से कोई ऐसी जानकारी मिलती है जो जो उस व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध के संबंधित किसी तथ्य से संबंधित है, ठीक है, तो उसको साक्ष्य के रूप में साबित किया जा सकेगा। मतलब क्या है इसका, एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। ए हत्या का अपराधी है, ठीक है, इसने पुलिस ऑफिसर, इसको पुलिस ऑफिसर लेकर गई और पुलिस ऑफिसर ने से इसने हत्या को एक्सेप्ट किया, कॉन्फेशन किया, ठीक है, मैंने हत्या किया। पुलिस ऑफिसर ने कहा जिस हथियार से तुमने हत्या की वो हथियार कहाँ है, तो इसने कहा मैंने गोली मारकर, मान लो चाकू से हत्या की है और चाकू मैंने फला घर की छत पर रखा है, छिपा के रखा है, ठीक है, या फला नदी में फेंक दिया है, तो मान लो छत पर छिपा के रखा है। अब देखो, अब पुलिस जाएगी उसी जगह पर जहां इन्होंने बताया था, उस तथ्य को, उस सबूत को क्या करेगी, इकट्ठा करेगी, उस हथियार को इकट्ठा करेगी, ठीक है। ये सेक्शन बोलती है, जो कि सेक्शन 27 थी इंडियन एविडेंस एक्ट में, 23 का थर्ड बोल रहा है कि भले ही उसकी हत्या की स्वीकृति अभी ग्राह्य नहीं है, ठीक है, अभी भी उसकी हत्या की स्वीकृति, संस्वीकृति, कन्फेशन ग्राह्य नहीं है, लेकिन ये वाला भाग देखो, उसने हत्या किया, ये ग्राह्य नहीं है जो वो बोल रहा है, लेकिन हत्या में जो उसने ये बताया, हथियार वाली बात बताई और हथियार को प्राप्त किया गया, उसने पूरा हिस्ट्री बताया कि मेरा उससे लफड़ा हुआ था, फिर उस दिन मैंने प्लानिंग की, फिर इस दिन मैंने हथियार खरीदा, फिर मैंने इसको फोन करके बुलाया, फिर मैं छत पे ले गया, फिर छत पे गला काटा, वगैरह वगैरह वगैरह, कुछ ग्राह्य नहीं है, ठीक है। बट ये जो उसने हथियार बताया कि मैंने हथियार यहाँ पे छिपा के रखा है, उस आधार पर पुलिस ने हथियार, उस जानकारी के आधार पर उस हथियार को इकट्ठा किया, ठीक है। और देखो अभी नहीं, और फिर टेस्ट होने के बाद कंफर्म हो गया कि इसी हथियार से वो अपराध किया गया था, ठीक है, जानकारी क्या हो गई, स्पष्ट हो गई। अब ये तथ्य को उसके खिलाफ साबित किया जा सकता है, और जब ये तथ्य साबित किया जा सकता है तो बाकी सब अपने आप एक कड़ी का भाग हो जाएंगे, है ना, कि इनको कैसे पता चला वहां रखा था, वगैरह वगैरह। अब देखो डायरेक्ट इधर ऐसा क्यों नहीं कह रही है, जब उनको पता है, इसको साबित कर रहे हैं, उसको नहीं, हो सकता है कि पुलिस ने ही हथियार वहां पे लगाए हों इसको फंसाने के लिए, और कह रही हो कि इन्होंने कॉन्फेस किया तब हमने हथियार वहां से बरामद किया है ना। तो ये बात कि हथियार यही है जिससे हत्या किया गया, ये एक्सेप्ट किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन उसके उसके कॉन्फेशन से आया था, अब ये पुलिस को साबित करना पड़ेगा। अगर पुलिस ये साबित कर लेगी कि उसने जो कॉन्फेशन किया था उसमें हथियार की जानकारी उसने दी थी, ये पुलिस को साबित करना पड़ेगा,
क्योंकि हो सकता है कि पूरी प्लानिंग पुलिस ने ही की हो, हथियार भी पुलिस ने ही छिपाया हो वहाँ पे, पुलिस ने हत्या भी कराई हो, या किसी ने हत्या कराई हो, पुलिस वाले ने या कोई अन्य व्यक्ति हो हत्या कराया और इसको फंसाने की कोशिश हो रही हो। ठीक है, ओके। ये था 24 तो सेक्शन 24 पे जाने से पहले 23 को एक बार रिवीजन करते हैं। ठीक है, पुलिस ऑफिसर से की गई कोई भी संस्वीकृति ग्राह्य नहीं होगी, कभी भी ग्राह्य नहीं होगी। ठीक है, अब देखो इसमें एक थोड़ा सा एग्जांपल तुमको थोड़ा सा समझा भी देते हैं इसको और अच्छे से। एक बैलगाड़ी पर बहुत पुराना केस था। एक अपराधी को लेकर दरोगा जी जा रहे थे। दरोगा जी ने बीच में गाड़ी रोकी और नीचे उतर के पानी पीने लगे। तब तक उस क्या कहते हैं अपराधी ने बैलगाड़ी चालक को अपनी अपराध की संस्वीकृति दे दी। कोर्ट ने कहा ये संस्वीकृति मान्य नहीं है क्योंकि दरोगा बगल में थे। ठीक है, अभी भी पुलिस का असर था। ओके, बट एक अपराधी था, ठीक है, कौन सा बता रहे थे, हाँ, एक अपराधी था, उसको पुलिस ले गई डॉक्टर के पास उसका जांच मेडिकल रिपोर्ट करवाने के लिए। पुलिस वहां नहीं थी, बाहर थी, और ऐसे ही बात चल रही थी डॉक्टर से बात करते करते अपराधी ने बता डाला, अरे यार मैं थोड़ा अपराध कर रहा था, वहां मुझे चोट लग गई। ये कन्फेशन मान्य होगा। ठीक है, ओके, बट इसको साबित करना पड़ता है। हाँ, इसे नहीं क्या पता उसने ना कहा हो, है ना। अभी सिर्फ हम देख रहे हैं क्या किया जा सकता है क्या नहीं। ठीक है, अगर उस व्यक्ति ने संस्वीकृति साक्षात मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में की है, मजिस्ट्रेट साहब सामने बैठे हैं, उनसे उनसे की है, तब ऐसे स्वीकृति ग्राह्य होगी। देखो इसका भी रूल है, आगे पढ़ेंगे। मजिस्ट्रेट साहब वार्निंग देते हैं कि देखो तुमको मैं बता दे रहा हूं, अगर तुमने संस्वीकृति की तुम्हारे खिलाफ सबूत में यूज होगी। उसके बाद वो करता है तब भी ग्राह्य होगी, नहीं तो नहीं ग्राह्य होगी। सेक्शन 22 में हमने पढ़ा था, जो कि 28 था पुराने में, कि ऐसा एकदम जरूरी नहीं है। मान लो मजिस्ट्रेट साहब भूल गए उसको वार्न करने को और फिर भी उसने संस्वीकृति कर दी, तब भी वो ग्राह्य होगी। ठीक है, बट ये प्रोसीजर है कि थोड़ा सा उसको जो है ऐसे हिंट दे दिया जाता है। चलो, पुलिस की अभिरक्षा में कोई अभियुक्त व्यक्ति है तो उसकी संस्वीकृति ग्राह्य नहीं होगी, चाहे उसने संस्वीकृति की हो या नहीं, बट उसने कोई ऐसी जानकारी दी है जिससे साक्ष्य के रूप में यूज हो सकता है, तो उतनी जानकारी को हम यूज कर सकते हैं, जैसा हमने हथियार वाला एग्जाम्पल देखा। अब हम सेक्शन 34 देखते हैं। क्या है पहले हेडिंग इसकी, साबित संस्वीकृति को जो उसे करने वाले व्यक्ति और एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करती है, विचार में लेना। संस्वीकृति जो साबित हो चुकी है, ठीक है, तो जो व्यक्ति उसको किया हुआ है उसको और उसके साथ अन्य भी अपराधी हैं जो उसी के साथ विचारित हो रहे हैं, उनके बारे में भी साथ में लेना भी बता रहे हैं। देखो, जब एक से अधिक व्यक्ति एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित हो रहे हों, ठीक है, संयुक्त रूप से विचारित हो रहे हैं, देखो, ठीक है, और उनमें और ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति के द्वारा अपने को और ऐसे व्यक्तियों में से किसी अन्य को प्रभावित करने वाली की गई स्वीकृति को साबित किया जाता है, तब न्यायालय ऐसे संस्वीकृति को ऐसे अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध तथा ऐसी संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध विचार में ले सकेगा। क्या कर सकेगा, विचार में ले सकेगा। ठीक है, अब देखो, इस धारा में प्रयुक्त अपराध शब्द के अंतर्गत उस अपराध का दुष्प्रेरण या उसे करने का प्रयत्न आता है, क्योंकि प्रयत्न और दुष्प्रेरण दोनों अपराध है। फर्स्ट सेमेस्टर में तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा है, नहीं याद आ रहा है तो अभी जस्ट क्लास चल रही है तुम्हारे जूनियर्स की, वहां मैंने जस्ट यही टॉपिक भी पढ़ा रही हूँ, जाके देख लेना। ठीक है, दूसरा, एक से अधिक व्यक्तियों का विचारण किसी ऐसे भी की अनुपस्थिति में किया जाता है जो भगोड़ा है या बीएनएसएस की धारा 84 के अधीन जारी उद्घोषणा का अनुपालन
इस धारा के प्रयोजन के लिए संयुक्त विचारण किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ के फिर बताते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, नहीं तो पहले बता देते हैं फिर एग्जाम्पल पढ़ देते हैं, है ना। सेक्शन 24 इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक ही अपराध है, एक साथ मान लो कई लोगों ने मिलकर मर्डर किया हुआ है, ठीक है। एक अपराध का विचारण हो रहा है, एक अपराध के विचारण हो रहा है, लेकिन अभियुक्त कितने हैं? एक से अधिक हैं। ठीक है, मान लो एक्स वाई जेड है, एक से अधिक क्या है? अभियुक्त हैं। ठीक है, अब उनमें से एक अभियुक्त क्या करता है? कॉन्फेस कर लेता है उस अपराध के बारे में, कर लेते हैं, अक्सर सरकारी गवाह बन जाते हैं, है ना। एक अभियुक्त क्या कर लेता है? संस्वीकृति कर लेता है। तो ये धारा क्या कह रही है कि उसने जो ये संस्वीकृति की है, मान लो सरकारी गवाह बना या किसी भी कारण से, उसके साथ साथ जिसने संस्वीकृति की है, अन्य, मान लो अन्य का क्या मतलब, मान लो एक्स वाई और जेड तीनों पे लगा है केस, फिर तीनों ने मिलकर हत्या की थी और सबूत कम था, किसी कारण से सबूत था भी, एक्स ने एक्सेप्ट कर लिया कि हमने मर्डर किया है, या एक्स ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि सिर्फ मैंने मर्डर किया है, वाई जेड नहीं जान रहे थे। ठीक है, अब देखो यहाँ हो सकता है कि एक्स इसलिए बोला है सिर्फ मैंने मर्डर किया है ताकि वाई जेड छूट जाए, हो सकता है वाई जेड इसके बच्चे हों, एक्स, है ना। तो इसलिए ये नहीं कह रहा कि सबूत एकदम साबित किए जा सकेंगे, ये कह रहा है धारा कि ऐसे संस्वीकृति को जो कि अभियुक्त कर रहा है, एक अभियुक्त कर रहा है, उसके विरुद्ध और अन्य के विरुद्ध, कहाँ गया, हाँ ये रहा, विचार में ले सकेगा न्यायालय। न्यायालय क्या करेगा? उसके विरुद्ध विचार में ले सकेगा। विचार में मतलब निर्धारण करते समय न्यायालय विचार में ले सकेगा कि कितना सच्चाई है, कितना साबित किया जा सकता है या कुछ, है ना, कितना इसकी बात में भार है। ठीक है, ओके। अभी तक जितना भी कॉन्फेशन हुआ है, अभी तक जितना भी स्वीकृति हमने ऊपर से पढ़ी है सेक्शन 15 से लेकर अभी तक, कोई भी कंक्लूसिव प्रूव नहीं है, कोई भी निश्चायक सबूत नहीं है। ठीक है, ओके। अब देखो एग्जाम्पल देखो, ए और बी को सी की हत्या के लिए संयुक्त विचारण किया जा रहा है। ए और बी को सी की हत्या के लिए विचारित किया जाता है एक साथ। यहाँ ए बोलता है कि मैंने और बी ने मिलकर सी की हत्या की है। ठीक है, अब न्यायालय उसके द्वारा की गई संस्वीकृति, किसके द्वारा? ए के द्वारा की गई संस्वीकृति बी के विरुद्ध भी, ठीक है, विचार में ले सकेगा, लेकिन कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा। अब ये कैसे पता चला कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है? तो जस्ट उसके बाद वाली धारा, धारा 25, स्वीकृतियां, स्वीकृति, सॉरी, स्वीकृतियां, एडमिशंस, स्वीकृत विषयों का निश्चायक सबूत नहीं है, किंतु इसमें इसके पश्चात अंतर्विष्ट बंधों के अधीन विबंध के रूप में परिवर्तित हो सकेंगे। स्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं है किंतु विबंध कर सकेंगी। क्या अर्थ है इसका, हम बता रहे हैं। सो पहले तो सेक्शन 25 है ना, ये बोल रहा है कि जो स्वीकृतियां हैं, जो अभी तक हमने पढ़ा है, वो निश्चायक सबूत नहीं है, स्वीकृतियां और संस्वीकृतियां दोनों मिलाकर। ठीक है, सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 24 तक हमने पढ़ा है इसके बारे में। ये निश्चायक सबूत नहीं है कि हाँ किसी ने कर दिया तो उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध साबित की जा सकेंगी। शब्द हमने क्या पढ़ा था? की जा सकेंगी। सकेंगी का क्या मतलब होता है? कुड, कैन, मे, माइट,
है ना, शैल नहीं हो लिखा था, इंग्लिश में देखोगे शैल नहीं है, की जा सकेगी, कैन। ठीक है, इसका मतलब है निश्चायक सबूत नहीं है। निश्चायक सबूत भी हमने पढ़ा हुआ है, कहाँ पढ़ा हुआ है, सेक्शन 2 में पढ़ा हुआ है। ठीक है, निश्चायक सबूत का मतलब होता है कि अगर एक तथ्य को साबित कर दिया जाए तो उसका फिर और हमें साक्ष्य देने की आवश्यकता उसके बारे में नहीं है। ठीक है, वो अपने आप साबित हो जाते हैं। जैसे कि अगर किसी के ऊपर हत्या का आरोप है, ठीक है, किसी के ऊपर हत्या का आरोप है, अगर ये साबित कर दिया जाए कि उसकी उम्र, उसकी जो एज है, ठीक है, वो 7 साल से कम है, तो फिर हमको और कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो क्या हो गया, निश्चायक सबूत हो गया। सीधा सा रूल है, किसी की एज अगर 7 साल से कम है तो वो अपराध करने के योग्य नहीं है, मतलब अर्थात वो उसका कार्य अपराध में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि स्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं है, अर्थात अगर किसी ने स्वीकृति की है तो सिर्फ उसी के आधार पर उसको दंडित नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि उसको एज ए सबूत दंडित कर भी दिया जाए, और हो सकता है कि उसके विरुद्ध सबूत दे भी दिया जाए। ठीक है, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, फाइनल प्रूफ नहीं है, जान लो। किसी उसको कट भी किया जा सकता है। ठीक है, चलो नाउ विबंध क्या हो रहा है, फिर ये बोल रहा है लेकिन संस्वीकृतियां जो है, संस्वीकृति विबंध का काम करती हैं, विबंध का काम करती हैं। तो विबंध क्या होता है, अभी हम आगे एक चैप्टर पूरा पढ़ेंगे, विबंध है, इसमें 3 सेक्शन है उस चैप्टर में बस, इसी इंडियन एविडेंस एक्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीपीसी, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ दोनों के लिए सेक्शन 115 टू 116 17 था वो इंडियन एविडेंस एक्ट में। ठीक है, क्या होता है विबंध, अब देखो, एक्स जो है ये एम का बेटा है। ठीक है, एम के पास ढेर सारी प्रॉपर्टी है, एक्स को पैसे की जरूरत थी, एम से मांगा, नहीं दिया, ये गया एक व्यक्ति वाई को पकड़ा और उसको बोला ये जो जमीन है, छुटका, मान लो जमीन का नाम है छुटका खेत, क्योंकि जमीन का भी नाम होता है। ठीक है, छुटका खेत, छोटे कुछ कारण होगा छुटका खेत, ये बोल रहा, एक्स ने बोला ये जमीन मेरी है, पापा ने बर्थडे पे मुझे गिफ्ट दे दी, ये जमीन मैं तुमको बेच रहा हूं। वाई ने क्या किया, एक्स को पैसा दे दिया। ठीक है, और जब एक्स से कागज लिखवाने गए तो पता चला अभी तो जमीन एम के ही नाम है। ठीक है, हो गया। इस व्यक्ति ने क्या किया, अपनी परिस्थिति में परिवर्तन कर लिया था। कैसा परिवर्तन, मान लो 10 लाख की जमीन है, 10 लाख इसको दिया, 10 लाख का परिवर्तन इसकी परिस्थिति में आया ना, चाहे अपने शरीर की परिस्थिति में आए, बैंक के पैसे की परिस्थिति में आए, इस किसी भी प्रकार की परिस्थिति में परिवर्तन आए, तो पैसे की परिस्थिति में परिवर्तन आया। ठीक है, विश्वास के कारण दिया था। ठीक है, अब देखो विबंध क्या कहता है, मान लो ये जो छुटका खेत था, मान लो एम मर गया, या मरा नहीं, मान लो कुछ दिन बाद एम ने छुटका खेत एक्स को दे दिया। जब दे दिया तो वाई पहुंच गया एक्स के पास कि अब ये वाला छुटका खेत तुम मुझे दे दो। एक्स बोला ऐसे कैसे दे दूं, जब तुमने मुझे पैसा दिया था तब जमीन मेरी थी ही नहीं, अब जमीन मेरी है तो पैसा तो दो, फिर ही दे देंगे तुमको। तो कह रहा है पैसा तो एक बार दिया हूं ना, तो बोला नहीं दूंगा। कहे भाई तुम अपनी बात से कैसे पलट सकते हो, कहे मैं पलट जाऊंगा, क्या कर लोगे। वाई चला गया कोर्ट, और कोर्ट ने कहा ऐसा है ना, इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ो, और वहां लिखा हुआ है कि बात से तो नहीं पलटने देंगे, अगर वो चीज तुमको मिल गई है, ठीक है, तो वी बंध मतलब बंध, वी हटा दो, वी को हटा दो, बंध रखो, बंध मतलब बांध देना। ठीक है, और तुम इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, वी मतलब हम, बंध, हम तुमको बांध रहे हैं। ठीक है, तो तुम अपनी बात से बंध गए हो, अगर वो चीज तुमको भविष्य में मिल जाती है, ठीक है, तो तुमको वो चीज उनको देनी ही पड़ेगी, देनी ही पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने स्वीकृति की थी, ठीक है, कंक्लूसिव साक्ष्य नहीं है वो। ओके,
ऐसे रिकॉर्डिंग नहीं चालू की है, पता नहीं कब से बंद करके रखी है। एक बार इसको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, फिर मृत्युकालिक कथन पे चलते हैं, ठीक है। ये हो गया था 24। 24 कह रहा है कि अगर एक ही अपराध में कई व्यक्तियों का संयुक्त विचारण हो रहा है और एक व्यक्ति ने कुछ संस्वीकृति कर ली है, तो उसकी संस्वीकृति को उसके या अन्य के विरुद्ध न्यायालय विचार में ले सकेगा। 25 बोल रहा है कि संस्वीकृतियां फाइनल प्रूफ नहीं होती, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होती हैं, ठीक है, लेकिन विबंध का काम करती हैं। एक बार आपने उससे कर लिया है तो उससे बंध गए हो आप, ठीक है, ओके।